हेलो एंड वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका। आज से हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में बायोलॉजी वाले पार्ट के कुछ वीडियो लेक्चर्स की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आप सबको जैसे पता है कि पहले लॉकडाउन और फिर अनलॉक पीरियड की वजह से अभी स्कूल रीओपन नहीं हुए हैं, तो क्लास 10th के स्टूडेंट जिनका नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम प्रपोज्ड होगा, तो उनके लिए साइंस वाले पार्ट में बायोलॉजी वाला हिस्सा अक्सर निगलेक्टेड पार्ट रहता है। ज़्यादा उनका जो कंसंट्रेशन है, ज़्यादा जो उन बच्चों का ध्यान है वो फिज़िक्स केमिस्ट्री वाले पार्ट पर रहता है। बायोलॉजी अक्सर निगलेक्टेड पार्ट रह जाता है। तो ऐसे बच्चों को ध्यान में रखकर हम ये सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। हर चैप्टर के 2-3 अलग अलग टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे और साथ ही साथ आपको हर वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप उस लेक्चर के नोट्स की पीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं। तो जो भी आपको टॉपिक्स वीडियो लेक्चर की फॉर्म में यहाँ मिलेंगे, उसके नोट्स आपको पीडीएफ फाइल की फॉर्म में भी अवेलेबल होंगे। तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करने में। जो एक्सप्लेनेशन यहाँ वीडियो लेक्चर्स में होगा वो आपको हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपको प्रिपेयर्ड नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए रेहान्स बायोलॉजी को, जुड़े रहिए। आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर आपके साइंस वाले पार्ट में इंक्लूडेड है, चैप्टर 6 की फॉर्म में, लाइफ प्रोसेस। इस पूरे चैप्टर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो न्यूट्रिशन वाले पार्ट से कर रहे हैं। तो ये जो पहला चैप्टर आपके लिए है लाइफ प्रोसेस, तो पहले तो ये कि लाइफ क्या है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसकी बॉडी सेल से कंपोज ना हो, आइदर यूनिसेलुलर फॉर्म और मल्टीसेलुलर फॉर्म। कोई भी ऐसी लिविंग फॉर्म नहीं है जिसकी बॉडी का कॉम्पोजिशन सेल से मिलकर ना हुआ हो। तो सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। और हर सेल में आपको ऑलरेडी पता है देयर आर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स along with certain biological molecules in form of protein, carbohydrate, fat, enzymes। ये सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में डिफरेंट टाइप की बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू और सर्टेन अदर प्रोसेस के थ्रू जो सेल्स है उसके लिविंग स्टेटस को मेंटेन रखते हैं। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हों या मल्टीसेलुलर हों, उनकी बॉडी में ऐसी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं जिससे कि उनका लिविंग स्टेटस मेंटेन रहता है। तो जो एक छोटी सी डेफिनेशन है, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो वो सारी प्रोसेस, वो सारी एक्टिविटीज जिसकी वजह से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, इट कैन सर्वाइव अंडर इट्स एनवायरनमेंट, तो वो सारी प्रोसेस लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लाइफ प्रोसेस है वो उसको सर्वाइव करने के लिए, उसको जीवित रहने के लिए ज़रूरी होती हैं। और जो भी इस तरह की प्रोसेस हैं वो आप अगर उनको कैटेगराइज करना चाहें तो न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, उसको आप सर्कुलेशन भी कहते हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, ये सारी सबसे कॉमन लाइफ प्रोसेस हैं। तो अगर आप इनमें से कुछ लाइफ प्रोसेस को माइनस कर दें तो डेफिनेटली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल मुश्किल है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। आपने पहले नाम सुना है वायरस का, तो वायरस के लिए ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि आइदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। लेकिन चूंकि उसमें लाइफ प्रोसेस जो है, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये ऑलमोस्ट एब्सेंट होती हैं, क्लियर कट उसमें ये प्रोसेस नहीं होती हैं। दैट्स वाई इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन उसके अंदर डीएनए होता है, उसके अंदर प्रोटीन होता है, उसके अंदर इन्फेक्शन
प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है, जस्ट लाइक लिविंग पैरासाइट्स और लिविंग पैथोजेंस। तो इसलिए उसको कुछ लोग लिविंग प्रॉपर्टीज को मानकर उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में भी कैटेगराइज करते हैं। लेकिन डेफिनेटली वो ना तो पूरी तरह से नॉन लिविंग है ना पूरी तरह से लिविंग है, और उसको जो नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है वो सिर्फ इन लाइफ प्रोसेस की एब्सेंस की वजह से। तो लाइफ प्रोसेस एविडेंस है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए टू कंसिडर्ड इट एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर जीवित मानते हैं तो तभी मानेंगे जब उसके अंदर कुछ सर्टेन एक्टिविटीज होंगी जिनको आप लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज या लाइफ प्रोसेस हैं, अगर उनको आप देखें तो आपको मूवमेंट करना है, आपको एक्टिविटी करनी है, आपको अपनी डेली लाइफ के काम करने हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत किसकी होती है? एनर्जी की। एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? एनर्जी आपको मिलती है अपने फूड से। तो जब आप फूड लेते हैं, जिसको न्यूट्रिशन कहेंगे हम बायोलॉजी में, तो जब आप न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं इन फॉर्म ऑफ फूड, वो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में पहुंचकर एक पूरा सिस्टम है आपकी बॉडी में, जिसके बाद वो डाइजेस्ट होता है और उससे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं थ्रू ब्लड। उसके बाद वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स हमें उस फूड से मिलते हैं उनमें से कुछ हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे फैट और कार्बोहाइड्रेट, और कुछ हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जैसे प्रोटीन। ये सबसे कॉमन बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का। ये बॉडी बिल्डर है, ये आपकी बॉडी के टिश्यूज़ को, सेल्स को बनाता है, और उसके अलावा अगर कहीं इंजरी होती है तो वो टिश्यूज़ को रिपेयर भी करता है। तो जो भी आप फूड ले रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, दे प्रोवाइड एनर्जी टू योर बॉडी, और उसके बाद जब आपको एनर्जी मिल जाती है तो वो एनर्जी कहाँ से आई है? जो आपको एनर्जी फूड से मिली है अपने, वो एक्चुअली कहाँ से आई है? वो एनर्जी आई है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। जो आपने न्यूट्रिशन में फूड ऑब्टेन किया था उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, उसका ब्रेक डाउन हुआ है, और उस ब्रेक डाउन के बाद जो है आपको एनर्जी मिली है। ये ब्रेक डाउन होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। अगर कोई आपसे कहता है कि रेस्पिरेशन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको सीधे सीधे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रेस्पिरेशन। डेफिनेटली ये रेस्पिरेशन की अधूरी डेफिनेशन है। जो आप बता रहे हैं इट इज ब्रीदिंग, ये केवल गैसियस एक्सचेंज है। आपकी बॉडी ने बाहर एक्सहेल करी कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी बॉडी ने बाहर से इनहेल करी ऑक्सीजन। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल इन ऑर्डर टू रिलीज रिक्वायर्ड एनर्जी। जो आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है वो रिलीज करने के लिए अगर फूड का ऑक्सीडेशन आपकी बॉडी में हो रहा है, ये रेस्पिरेशन है। अब इसमें ऑक्सीडेशन के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी उस ऑक्सीडेशन के बाद, वो आपके लिए किसी काम की नहीं है बॉडी में। बीइंग वेस्ट प्रोडक्ट और बीइंग एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो आप बॉडी के बाहर रिलीज कर देते हैं। तो रेस्पिरेशन के थ्रू आपको, जो आपने न्यूट्रिशन में फूड लिया था उससे आपको एनर्जी मिली है, और इसके साथ साथ आपके लिए दूसरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं कि आप मूवमेंट कर सकते हैं, आप ग्रोथ कर सकते हैं, आपका डेवलपमेंट होगा, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्टिविटीज़ आपकी बॉडी में अगर परफॉर्म हो रही हैं रेगुलर वे में, तो डेफिनेटली ये आपकी लाइफ प्रोसेस है, और इन्हीं के थ्रू आपकी लाइफ मेंटेन है, आपका सर्वाइवल पॉसिबल है इन लाइफ प्रोसेस की वजह से। तो जो आपके लिए एनसीईआरटी में ये चैप्टर प्रिस्क्राइब किया गया है लाइफ प्रोसेस, तो उसमें आपसे कहा गया है कि आपको 4 लाइफ प्रोसेस डिटेल में पढ़नी है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन। तो हम पहले न्यूट्रिशन वाले पार्ट को लेंगे। तो न्यूट्रिशन जो है, एक्चुअली न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? Taking of food into body and converting it into smaller molecules absorbed in body। फूड को लेना और उसको अपनी बॉडी में लेने के बाद छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना,
ताकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकें और वहाँ से आपको रिक्वायर्ड एनर्जी और न्यूट्रिशन मिल सके। तो ये आपके लिए न्यूट्रिशन हुआ। तो न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड बॉडी, बॉडी में फूड या न्यूट्रिएंट्स को लेना। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड एनर्जी और विच हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी कि ऐसे सारे सब्सटेंस जो या तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करें या आपको बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स या पार्ट्स को बनाने में हेल्प करें, वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। उसमें प्रोटीन शामिल है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स शामिल हैं, उसमें फैट शामिल है, उसमें मिनरल्स शामिल हैं। तो उसमें से प्रोटीन और फैट जो है ये आपके लिए प्रोटीन जो है वो आपके लिए एक तरह का बॉडी बिल्डर है, आपकी बॉडी के टिश्यूज़ और मसल्स और बोन्स इन सब को बनाता है। हमारी बॉडी का शायद कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो आप इमेजिन करें और जो प्रोटीन का ना बना हो। आपकी स्किन, आपका ब्लड, आपके हेयर्स, आपकी बोन्स, आपकी कार्टिलेज, ये सब कुछ प्रोटीन से बनी है। इसके अलावा फैट और कार्बोहाइड्रेट ये आपके लिए एनर्जी प्रोवाइडर्स हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और जो भी रिक्वायर्ड एनर्जी आपको होती है वो आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलती है फैट से और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन हमारा जो फूड है, अगर आपने पहले ये नाम सुना है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको याद रखिएगा। एक चीज़ होती है बैलेंस्ड डाइट, हिंदी में कहते हैं संतुलित आहार। क्या है बैलेंस्ड डाइट? आप जो भी खा रहे हैं, जो भी खाना आप खा रहे हैं, जो भी आप फूड ले रहे हैं, अगर वो ऐसा है जो आपको इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको इनफ अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रोवाइड करता है, तो वो आपके लिए बैलेंस्ड डाइट है। होता क्या है, आप अगर फास्ट फूड खा रहे हैं तो फास्ट फूड में आपकी बॉडी में फैट और कार्बोहाइड्रेट बहुत पहुंच रहे हैं, प्रोटीन नहीं पहुंच रहा है, बहुत सारे मिनरल्स की आपको ज़रूरत है, वो आपकी बॉडी में नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये आप बैलेंस्ड डाइट नहीं ले रहे हैं। बैलेंस्ड डाइट वो है जिसमें ऑलमोस्ट 60% कार्बोहाइड्रेट होना ज़रूरी है और 25% के आसपास प्रोटीन होना ज़रूरी है। तो अगर आपने कोई ऐसी डाइट ली है, कोई आपने ऐसा खाना खाया है जिसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट है, तो ये आपके लिए बैलेंस्ड डाइट है। तो डेफिनेटली अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो आप एक हेल्दी पर्सन होंगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो आपकी एज और आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जो ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उनको ऑलमोस्ट 3500 कैलोरीज एनर्जी की ज़रूरत रहती है रोज़। जो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, चेयर पे बैठे रहते हैं दिन भर, उनको हार्डली 2200 से 2500 कैलोरीज एनर्जी की ज़रूरत है। तो अगर वो कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं तो वो उनके लिए अच्छी डाइट नहीं है। तो लेकिन जो लोग ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं उनको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे उनको बहुत एनर्जी मिले। तो एनर्जी प्रोड्यूसर अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट फैट ज़्यादा है तो उनके लिए वो अच्छी डाइट है। तो बैलेंस डाइट आप ले रहे हैं और बैलेंस डाइट से आपको इनफ अमाउंट में अगर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो आपकी बॉडी को बहुत हेल्दी फूड मिल रहा है और उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो न्यूट्रिशन जो है, अगर आप न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में ले पा रहे हैं तो उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आपको फूड मिला है? क्या अपना फूड आप खुद बना रहे हैं या आप फूड के लिए किसी और पर डिपेंड हैं? अगर आप अपने बारे में सोचें, हम ह्यूमन बींग्स के बारे में सोचें, डेफिनेटली अपना फूड हम खुद नहीं बनाते हैं। हम अपने फूड को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाने के लायक बनाते हैं, लेकिन वो फूड हमने नहीं बनाया है। अगर हमें प्रोटीन की ज़रूरत है, हम चना खा रहे हैं, हम सोयाबीन खा रहे हैं। हमें अगर फैट की ज़रूरत है तो हम कोई मस्टर्ड ऑयल जैसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है तो हम राइस या वीट का ग्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमने कुछ नहीं बनाया, ये प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया है। तो हम अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड हैं ऑन प्लांट्स। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना सकते हैं उनकी एक अलग कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन, और जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं उनकी एक अलग कैटेगरी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन आप न्यूट्रिशन को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब एक तरह का आप कह सकते हैं सेल्फ न्यूट्रिशन। तो जो ऑर्गेनिज्म केपेबल है
अपना न्यूट्रिशन खुद बनाने में, अपना फूड खुद बनाने में, वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं या ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और ये जो मेथड है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ये जो कुछ भी आपको यहाँ बताया जा रहा है, आपको चूंकि वो बहुत डिटेल में एक PDF फाइल की फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू। तो आप ये चिंता ना करें कि जो कुछ भी यहाँ बताया जा रहा है वो आपके लिए नोट्स बनाने के लायक नहीं है, नोट्स बनाने के पर्पज़ से वो इनसफिशेंट है। वो आपको सफिशेंट अमाउंट में नोट्स जो हैं PDF फाइल की फॉर्म में मिल जाएंगे। तो यहाँ केवल आपको ब्रीफ में एक बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो आप उस पर ध्यान रखिए। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which a living organism is capable of synthesizing its own food। अपना फूड खुद बनाने में अगर कोई ऑर्गेनिज्म केपेबल है तो वो तो ऑटोट्रॉफ कहलाएगा, और ऐसा मेथड जो है न्यूट्रिशन का वो ऑटोट्रॉफिक कहलाएगा। सिमिलरली अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पर डिपेंड है तो ये हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, और ऐसा न्यूट्रिशन जो है वो फर्दर कई और टाइप का होता है। तो फिलहाल हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, जिसको आप सेल्फ न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो आपको मिलेगा केवल ग्रीन प्लांट्स में। याद रखिएगा इस बात को, ओनली ग्रीन प्लांट्स आर केपेबल ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मींस केवल ग्रीन प्लांट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, और इसीलिए उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उत्पादक। तो ये प्रोड्यूसर्स जो हैं ग्रीन प्लांट्स, उनके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी है फोटोसिंथेसिस करने की, हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो ये फोटोसिंथेसिस करने की जो कैपेसिटी है ग्रीन प्लांट्स की, यही उन्हें ऑटोट्रॉफ बनाती है। ये कैपेसिटी हम में नहीं है, दूसरे एनिमल्स में नहीं है, लेकिन ग्रीन प्लांट्स में, इन मेजॉरिटी ऑफ ग्रीन प्लांट्स। यहाँ आप याद रखिएगा एक बात को, एक्सेप्ट फंजाई और मैनी बैक्टीरिया, काफ़ी सारे बैक्टीरिया और फंजाई को छोड़कर बाकी सारे प्लांट जो हैं वो ग्रीन प्लांट कंसिडर किए जाते हैं। तो फंजाई और बैक्टीरिया के अलावा बाकी सारे प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑटोट्रॉफ हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, फोटोसिंथेसिस करने में केपेबल हैं और अपना फूड खुद बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक सबसे इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और इसमें अगर आपसे कहा जाए डिफाइन करिए फोटोसिंथेसिस को, तो आपके लिए एक सिंगल सेंटेंस की डेफिनेशन है, याद रखिएगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, आप उसको सोलर एनर्जी भी कह सकते हैं, इनटू फूड और केमिकल एनर्जी। तो लाइट एनर्जी को अगर आप केमिकल एनर्जी में बदल रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। फोटो मींस होता है लाइट, सिंथेसिस मींस प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज फोटोसिंथेसिस, और उसमें एग्जैक्टली अगर आप कहें तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है या फूड एनर्जी में बदला जाता है। तो अब ये जो प्रोसेस है ये आपको केवल ग्रीन प्लांट्स में मिलेगी, और इसका रीज़न ये है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो बेसिक चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स, और ये पिगमेंट्स होते हैं कहाँ पर? हाँ, अगर आपने पहले पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक टाइप के प्लास्टिड्स हैं, ग्रीन प्लास्टिड्स हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं, यही लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू होती है। इसी के अंदर, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये जो क्लोरोप्लास्ट नाम का जो प्लास्टिड है, इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू होगी और इसी में ख़त्म होगी। तो आपके लिए ये छोटा सा एक क्वेश्चन बनता है कि विच इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की लोकेशन क्या है? तो फोटोसिंथेसिस की साइट है क्लोरोप्लास्ट। अब
क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल के अलावा फोटोसिंथेसिस के लिए और क्या क्या चाहिए? बहुत सारी चीजें चाहिए उसके लिए। तो उसमें सबसे जो कॉमन रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, आप अगर उनको देखें, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सबसे कॉमन रॉ मटेरियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट जो अवेलेबल है हमें सन से, तो ये जो सनलाइट है जिसको आप एक्चुअली सोलर एनर्जी भी लिखते हैं, वो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी जो हमें सन से मिल रही है वो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। जितनी सनलाइट अर्थ पे आती है सारी की सारी ग्रीन प्लांट इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हार्डली सन से अर्थ पर पहुंचने वाली टोटल सनलाइट का 2% या एग्जैक्टली अगर आप देखें तो लेस देन 2% पार्ट वो ग्रीन प्लांट इस्तेमाल करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस में। तो सिर्फ 2% सनलाइट जो अर्थ पर पहुंच रही है, टोटल सनलाइट, उसका केवल 2% जो है वो यूटिलाइज करते हैं ग्रीन प्लांट्स इन देयर फोटोसिंथेसिस। और उसी 2% सनलाइट पर हम डिपेंड हैं अपने फूड के लिए, क्योंकि चाहे कोई वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेज खाता हो कोई, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ग्रीन प्लांट पर ही डिपेंड है अपने फूड के लिए। और चूंकि प्लांट जो फूड बना रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना रहे हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डिपेंड है सनलाइट पर, तो ये जो 2% सनलाइट है, सारा कुछ जो फूड बनता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, वो इसी 2% सनलाइट पर डिपेंड है, इसी पर बेस्ड है। तो ये 2% जो सनलाइट है, जो सोलर एनर्जी जो है, वो भी सारी की सारी इस्तेमाल नहीं होती है। आपको ऑलरेडी पता है 7 कलर्स ऑफ लाइट है सनलाइट। आप वेब ग्योर पहले अगर पढ़ चुके हैं तो उसमें जो 7 कलर्स आपको बताए गए उसमें से रेड और ब्लू ये सबसे कॉमनली एब्जॉर्ब होने वाली सनलाइट का पार्ट है। यानी कि जो ग्रीन प्लांट सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं उसमें से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करते हैं वो रेड लाइट का और उसके बाद ब्लू लाइट का। ग्रीन लाइट को नॉर्मली प्लांट्स रिफ्लेक्ट कर देते हैं और इसीलिए आपको वो ग्रीन दिखाई देते हैं। वो दिखाई उस कलर के देंगे कोई भी ऑर्गेनिज्म या ऑब्जेक्ट जिस कलर की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो ग्रीन प्लांट ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं और इसीलिए वो ग्रीन दिखाई देते हैं। दूसरी एक बात छोटी सी यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाता है क्या कोई भी प्लांट ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं? नहीं। रेड एल्गी एक ऐसे प्लांट का छोटा सा ग्रुप है जो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है और ये डीप सी के अंदर बहुत गहराई में समुद्र में पाए जाने वाले एल्गी होते हैं। सिर्फ वही प्लांट्स में केपेबल हैं जो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो लाइट एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए और ये याद रखिएगा कि सनलाइट में से रेड लाइट वाला पार्ट और ब्लू लाइट वाला पार्ट सबसे कॉमनली एब्जॉर्ब होता है थ्रू ग्रीन प्लांट, जिसका इस्तेमाल वो फोटोसिंथेसिस में करते हैं। इसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि एक तरह का ग्रीन पिगमेंट है और यही प्लांट्स को ग्रीन कलर भी प्रोवाइड कराता है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अगर आपको याद है, क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट कहलाता है ग्रेना और एक पार्ट कहलाता है उसका स्ट्रोमा। तो ये जो ग्रेना वाला पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, ये फ्लैट मेम्ब्रेन्स का बना होता है। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स कहते हैं उनको। उन्हीं मेम्ब्रेन्स के अंदर ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज रहते हैं और ये ग्रेना वाला पार्ट ग्रीन पार्ट होता है। ये कलरलेस पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा, जिसके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस की इनिशियल प्रोसेस ग्रेना में होगी और जो बाद की प्रोसेस है वो स्ट्रोमा में होगी। तो फोटोसिंथेसिस शुरू भी क्लोरोप्लास्ट में होगा और कंप्लीट भी इसी में होगा। सनलाइट के अलावा जो दूसरी चीज़ रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब की जाती है इनसाइड प्लांट बॉडी थ्रू स्टोमेटा। अगर आपने ये नाम पहले सुना है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आज सुन रहे हैं तो इसको याद रखिएगा। क्या होते हैं स्टोमेटा? स्टोमेटा आर माइन्यूट ओपनिंग्स। स्टोमेटा आर माइन्यूट ओपनिंग्स ऑन सरफेस ऑफ लीव्स। जो लीव्स हैं उनकी सरफेस पर
बहुत छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। ये वैसे स्टेम पर भी होती हैं और बहुत रेयर केस में रूट्स की सरफेस पर भी होती हैं, लेकिन लीफ सरफेस उनकी सबसे कॉमन लोकेशन है। और ये स्टोमेटा जो है वो ऐसी ओपनिंग है जिनको दो साइड से खास तरह की सेल्स जो हैं वो सराउंड किए रहती हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं उनको। उन गार्ड सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करने से ये स्टोमेटा खुलते हैं और बंद होते हैं। जब स्टोमेटा खुलता है तो बाहर से वो कार्बन डाइऑक्साइड को और अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है ताकि वो प्लांट बॉडी के अंदर पहुंचे, और जब वो बंद हो जाएगा तो फिर उससे प्रोसेस किसी भी तरह की बंद हो जाती है। एक्चुअली स्टोमेटा का काम है टू फैसिलिटेट ट्रांसपिरेशन। प्लांट बॉडी के अंदर जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में बाहर रिलीज होता है और वो स्टोमेटा के थ्रू रिलीज होता है। तो जो स्टोमेटा खुलते हैं तो वो वेपर्स भी बाहर जाती हैं और उसी वक्त वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से पहुंचती है थ्रू स्टोमेटा इनटू द प्लांट बॉडी और वहां जाकर उसका इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस में होता है। वाटर ऑलरेडी आपको पता है रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम सॉइल। रूट्स के सरफेस पर जो रूट हेयर्स हैं वो मेन लोकेशन है वाटर एब्जॉर्प्शन की, और उन्हीं के थ्रू जो है वो वाटर एब्जॉर्ब होता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसको कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। सैप का मतलब होता है वाटर अलोंग विद डिसॉल्व्ड मिनरल्स। जो सॉइल के अंदर वाटर है वो प्योर नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी डिसॉल्व रहते हैं, उसको सैप कहते हैं। तो वो सैप एब्जॉर्ब होने के बाद जब अपवर्ड मूवमेंट कर कर अप टू द लीफ पहुंचता है उसको एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। तो वाटर मिलेगा रूट्स के थ्रू सॉइल से, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर से, सनलाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेंगे जो कि ग्रीन लीफ के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सबसे कॉमन रॉ मटेरियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की वो एक्चुअली दो फेजेस में, दो पार्ट्स में पूरी होती है, और वो दो फेजेस या दो पार्ट्स जो हैं वो इस पर बेस्ड हैं कि लाइट की ज़रूरत है या नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसका एक हिस्सा कहलाता है लाइट फेज और दूसरा हिस्सा कहलाता है डार्क फेज। जिसको आप लाइट फेज कह रहे हैं ये एक्चुअली वो इनिशियल फेज है फोटोसिंथेसिस का जिसके लिए लाइट रिक्वायर्ड है। तो ये हमेशा ऑलवेज अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये हिस्सा हमेशा लाइट की प्रेजेंस में होगा और ये होगा, याद रखिएगा इस बात को, ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले पार्ट में होगा। और इस पार्ट में जो लाइट है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं वो जब लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं यहीं से फोटोसिंथेसिस की शुरुआत हो जाती है। और जो लाइट एब्जॉर्ब की गई है ड्यूरिंग लाइट फेज उसके एब्जॉर्प्शन के साथ में वहां पर दो काम होते हैं। एक, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं और वो स्प्लिट करके हाइड्रोजन आयंस और इसके अलावा ऑक्सीजन जो है उसमें टूट जाते हैं। ये ऑक्सीजन जो है ये रिलीज हो जाती है इनटू एटमॉस्फेयर, और ये ऑक्सीजन का रिलीज होना ये एक बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। इसका कोई इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में नहीं है ऑक्सीजन का, तो ये रिलीज कर दी जाती है। इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को कहा जाता है एयर प्यूरिफायर, क्योंकि वो जितना फोटोसिंथेसिस करेंगे उतना ही उनमें ऑक्सीजन रिलीज होगी और जितनी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होगी उतना ही एटमॉस्फेयर क्लीन होगा, हमारे लिए हेल्दी होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपने आसपास ग्रीन प्लांट्स लगाइए, क्योंकि उनकी जो ग्रीन लीव्स हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करेंगी तो उनके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो स्प्लिट करेंगे और वहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी। तो लाइट फेज में, जिसको लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले पार्ट में होती है, उसमें लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल टूट जाते हैं हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन में, और उसके साथ साथ ये प्रोसेस जो है वो जब कंप्लीट होती है तो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं मेनली। ये एटीपी मॉलिक्यूल जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एक तरह के एनर्जी कैरियर्स भी हैं।
लेकिन यहाँ पर इनका काम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर है। यहाँ पर ये रिड्यूसर का काम कर रहे हैं जो आगे चलकर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे। तो लाइट फेज जब पूरी होती है तो उसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट कर जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन उसमें से रिलीज कर दी जाती है, और हाइड्रोजन आयन का इस्तेमाल कर लिया जाता है एटीपी और उसके साथ में NADPH2। ये भी एक तरह के रिड्यूसिंग एजेंट है इनको बनाने में। तो लाइट फेज में कोई फूड नहीं बनता है। डार्क फेज जो है वो ऐसी फेज है, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि जो लाइट में होगी वो लाइट फेज और जो डार्क में होगी वो डार्क फेज। ऐसा नहीं है। लाइट फेज को इसलिए लाइट फेज या लाइट रिएक्शन कहते हैं क्योंकि उसके लिए हमेशा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। इट ऑलवेज अकर्स ड्यूरिंग प्रेजेंस ऑफ लाइट। लेकिन जिसको आप डार्क फेज कह रहे हैं वो ऐसी प्रोसेस है जिस पर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं है। इट इज इनसेंसिटिव फॉर लाइट। तो इसके ऊपर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं है। लाइट प्रेजेंट होगी तब भी ये प्रोसेस चलेगी, नहीं होगी तब भी ये प्रोसेस चलेगी, क्योंकि ये प्रोसेस डिपेंड है ऑन रिड्यूसिंग एजेंट्स जो यहां बने हैं एटीपी और NADPH2 की फॉर्म में ड्यूरिंग लाइट फेज। अगर ये बने होंगे तो ये प्रोसेस चलेगी और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और ये रिडक्शन करवाने में हेल्प करते हैं एटीपी और NADPH2, और इसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये बहुत आसान प्रोसेस नहीं है, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और ये दो तरह से कंप्लीट हो सकती है। एक C3 साइकिल कहलाता है और एक C4 साइकिल कहलाता है। C3 साइकिल जो है वो अधिकतर डाइकॉट्स में या डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में होता है, और जो C4 साइकिल जो है वो अक्सर मोनोकॉट्स में या ग्रासेस में होता है। तो आपको वो डिटेल में नहीं पढ़ना है, वो आपके लिए आगे 11th क्लास में आपको वो पार्ट डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यहाँ बस ये याद रखिए कि डार्क फेज जो है वो लाइट के लिए सेंसिटिव नहीं है, उसके ऊपर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए उसको डार्क फेज कहते हैं। और उसके अलावा जो एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, डार्क फेज अकर्स इन स्ट्रोमा पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट का कलरलेस पार्ट है स्ट्रोमा, उसमें डार्क फेज होती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है इनटू ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। अब ये ग्लूकोज जो है वो एनर्जी सोर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो ये ग्लूकोज पूरी करता है, लेकिन सारा ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं होता है। काफ़ी सारा ग्लूकोज जो बना है ड्यूरिंग डार्क फेज वो आगे चलकर स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च जो है वो एक तरह का रिजर्व फूड मटेरियल है। जो भी आपकी बॉडी के अंदर फूड प्रेजेंट होता है सेल्स के अंदर, वो जितना यूटिलाइज होता है उसके अलावा जो बचता है रिमेनिंग पार्ट उसका वो रिजर्व हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है। तो हम लोगों की यानी कि एनिमल्स की बॉडी में जो सेल्स हैं उनमें रिजर्व फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है और ग्रीन प्लांट्स के अंदर रिजर्व फूड स्टार्च की फॉर्म में होता है। और ये स्टार्च जो है वो ग्लूकोज के कन्वर्जन से बना है और ग्लूकोज जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। अगर आपसे अब क्वेश्चन किया जाए व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप याद रखिए कि ग्लूकोज जो है वो और उसके साथ में ऑक्सीजन, ये दोनों एंड प्रोडक्ट हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस जो है उसकी लाइट फेज में ऑक्सीजन रिलीज हुई थी, वो एक एंड प्रोडक्ट है, और दूसरा जो मेन एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का वो ग्लूकोज है जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड या अपना न्यूट्रिशन खुद बनाने में केपेबल होते हैं और इसीलिए वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, और ये मेथड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू नहीं बनाते हैं, बल्कि वो केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं और उसके बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको वो इस्तेमाल करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके कॉम्प्लेक्स
मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ये भी एक तरह का ऑटोट्रॉफिक मेथड माना जाता है, इसको कहते हैं कीमोसिंथेसिस। तो कुछ बैक्टीरिया में कीमोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स इकलौते ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं विच आर केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड। हम सारे एनिमल्स जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड हैं फॉर देयर फूड, चाहे आप वेज खाते हो नॉन वेज खाते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ग्रीन प्लांट्स पर ही डिपेंड हैं, या आप कहिए आप फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस, केपेबल नहीं है हमारी बॉडी एनिमल्स की, लेकिन डिपेंड हम भी फोटोसिंथेसिस पर हैं फॉर आवर फूड। जो दूसरा न्यूट्रिशन का मेथड आपको बताया गया है वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। पहले जैसे आपको डेफिनेशन में कहा, दोज ऑर्गेनिज्म विच आर इनकेपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं एंड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स, and such method of nutrition called heterotrophic nutrition। तो heterotrophic nutrition एक ऐसा मेथड है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना पाता है, डिपेंड हो जाता है किसी दूसरे पर, किसी दूसरे फूड सोर्स पर। अब अगर कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड है, सड़ी गली चीज़ों पर डिपेंड है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड है अपने फूड के लिए, तो वो सैप्रोफाइट कहलाएगा। और ऐसा मेथड जो है न्यूट्रिशन का वो सैप्रोफिटिक कहलाता है। बहुत सारे फंजाई हैं जो सैप्रोफिटिक हैं, जैसे राइजोपस है, ये एक फंगस है, यीस्ट है, ये भी एक फंगस है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सैप्रोफिटिक नेचर के हैं, जो अपने फूड के लिए डिपेंड हैं ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ से अपना फूड लेते हैं। पैरासिटिक मेथड वो न्यूट्रिशन का मेथड है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, लेकिन वो उसको मारता नहीं है, सिर्फ उसकी बॉडी से अपने लिए न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। तो जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है वो पैरासाइट, और जिससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया जा रहा है वो होस्ट। तो दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम आर कॉल्ड पैरासाइट्स, एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड पैरासिटिक मेथड। तो पैरासाइट बहुत सारे हैं, आपने अगर पढ़े हैं पहले, राउंड वर्म, हुक वर्म, ये एनिमल्स में पैरासाइट के एग्जाम्पल, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, आपने अगर पढ़ा है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक ऐसा प्रोटोजोअन पैरासाइट है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मलेरिया डिजीज कॉज होती है, तो वो भी एक तरह का पैरासाइट है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स भी हैं, जैसे कसकुटा, ये एक प्लांट का नाम है, कसकुटा रिफ्लेक्सा। अगर आपने हिंदी में इसका नाम कभी सुना है तो अमर बेल कहते हैं इसको। बहुत बार आपने देखा है बड़े ट्रीज़ जो हैं या थोड़े छोटे मीडियम साइज़ के जो श्रब्स हैं, उनके ऊपर लंबे येलो कलर के लीफलेस नूडल्स के जैसे दिखने वाले जो हैं वो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, वो अमरबेल होती है। कसकुटा रिफ्लेक्सा नाम का एक पैरासिटिक प्लांट है, ना उसमें रूट्स होती हैं ना लीव्स होती हैं, तो ना तो वो वाटर एब्जॉर्ब कर पाता है ना अपना फूड बना पाता है, वो कंप्लीटली डिपेंड होता है अपने होस्ट प्लांट पर। तो वो पैरासाइट का एग्जाम्पल है। ये भी सब पैरासाइट है, और अक्सर पैरासाइट पैथोजेनिक भी होते हैं, डिजीज भी कॉज करते हैं। तीसरा मेथड जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, होलोजोइक मेथड है, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड अपनी बॉडी में लेता है, उसको छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ता है और फिर उसके डाइजेशन से वो एनर्जी लेता है। अगर आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई मेथड में या थोड़ा सिंप्लीफाई करके कहें तो जो हमारा मेथड है, हम सॉलिड फूड खाते हैं, अपनी माउथ या बक्कल कैविटी में उसको चबाते हैं, मास्टिकेट करते हैं, और फिर उसको अपने एलिमेंट्री कैनाल के दूसरे पार्ट यानी कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं, और वहाँ उसका डाइजेशन कंप्लीट होता है, और फिर उससे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। तो टेकिंग ऑफ सॉलिड फूड
changing it into smaller molecules and absorption of nutrients from this food is holozoic method। तो holozoic वो मेथड है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड लेता है और इसके लिए डेफिनेटली उसके अंदर या तो एक डेफिनेट सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको आप कहते हैं, या कोई और मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो फूड का डाइजेशन करेगा। यहाँ पर एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अमीबा। अमीबा जो है वो एक प्रोटोजोअन है और वो जो है वो भी होलोजोइक मेथड के थ्रू फूड लेता है, लेकिन वो माइन्यूट पार्टिकल्स जो हैं उनको अपनी बॉडी से सराउंड करके, उसकी बॉडी से कुछ आउटग्रोथ निकलती है, उन्हें सीडोपोडिया कहते हैं, उनके थ्रू वो उस फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है और फिर उसकी बॉडी में कुछ एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है थ्रू लाइसोसोम और वो उसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सिंप्लीफाई मेथड है, बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है ये होलोजोइक मेथड। लेकिन जो हमारा मेथड है यानी कि ह्यूमन बींग्स का या आप कहिए जो दूसरे मैमल्स हैं उनका जो मेथड है वो न्यूट्रिशन का होलोजोइक मेथड तो है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पहली बात तो ये है कि हम लोग बहुत डेवलप्ड मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, तो हमारी बॉडी में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है डाइजेशन के लिए, जिसको आप डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जो एक एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्म में आपके अंदर है। तो एलिमेंट्री कैनाल एक बहुत लंबी कैनाल है हमारे अंदर और माउथ से शुरू होकर एनस पर ख़त्म होती है। डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसी के अंदर हमारा डाइजेशन होता है, इसी में हमारा फूड का एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेशन के बाद। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स जो हैं, जो होलोजोइक मेथड के थ्रू न्यूट्रिशन लेते हैं, उसमें ह्यूमन बीइंग जो है वो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको एक ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल दिखाई गई है। ये बक्कल कैविटी है हमारी, जिसको आप माउथ कैविटी भी कहते हैं। इसमें टीथ है, टंग है। अगर आप ध्यान दें तो आपके बक्कल कैविटी में ऊपर की तरफ, जिसको आम भाषा में तालू कहते हैं, पैलेट बोलते हैं उसको बायोलॉजी में, और उसका आगे का हिस्सा हार्ड होता है और पीछे की तरफ वाला हिस्सा जो है अपने मुंह के अंदर आप अगर देखें तो पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट है, आगे की तरफ हार्ड पैलेट है। वो तो आपका ऊपर का रूफ वाला हिस्सा है आपके माउथ कैविटी का। नीचे वाला हिस्सा जो है आपकी माउथ कैविटी का, यानी कि फ्लोर जो है आपकी माउथ कैविटी का, इट इज़ कंपोज्ड बाय टंग। जीभ जो है आपके मुंह के अंदर वो आपके माउथ कैविटी का फ्लोर बनाती है। इसके अलावा अगर आप देखिए जो सॉफ्ट पैलेट है आपका, वहाँ से एक छोटी सी एक आउटग्रोथ लटकी रहती है, ओव्यूला कहते हैं उसको, वो भी सॉफ्ट पैलेट के साथ जुड़ी रहती है। तो टंग और टीथ ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी माउथ कैविटी के। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेवरी ग्लैंड। आपके ईयर्स के नीचे इस पार्ट में, आपके जॉस के नीचे और आपकी टंग के नीचे दो सिलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। कुल 3 तरह की सिलेवरी ग्लैंड्स की पेयर जो हैं वो हमारे माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी में है, जो आगे आप बताया जाएगा आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो बक्कल कैविटी जिसमें टंग है, टंग के साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको याद रखिएगा। टंग की सरफेस पर छोटी छोटी पैपिली होती हैं, आउटग्रोथ होती हैं, जिन्हें टेस्ट बड्स कहते हैं, और वो आपको टेस्ट जो फूड का है उसके बारे में बताती हैं। अलग अलग रीजन में टंग के वो टेस्ट बर्ड्स होती हैं और आप उसी के अकॉर्डिंग वो टेस्ट आप जो है बता सकते हैं, क्योंकि टेस्ट बर्ड्स जो है उनका कैटेगराइजेशन है कि वो किस तरह के टेस्ट को आइडेंटिफाई करती हैं। जो कड़वा टेस्ट है वो आपको अपनी टंग के पीछे वाले हिस्से में मालूम होता है, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट बड्स कड़वे उसके लिए हैं, टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। जो सॉल्टी टेस्ट है उसके लिए टेस्ट बड्स आपकी टंग के अगले सिरे पर हैं। जो खट्टा जो टेस्ट है, सोर टेस्ट है, उसके लिए टेस्ट बड्स आपके टंग के लेटरल साइड्स में हैं। तो टंग, उसके ऊपर टेस्ट बड्स, वो आपको फूड का टेस्ट बताती हैं। जो आपका टीथ है वो आपके फूड को मास्टिकेट करते हैं, आपके फूड को चबाते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं, जिसको च्यूइंग या मास्टिकेशन कहते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे अंदर जो टीथ हैं वो एक डेफिनेट मैनर में अरेंज रहते हैं और
4 तरह के टीथ जो हैं हमारे अंदर हैं। अगर आपको मालूम है पहले से तो दोबारा आप यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये 4 तरह के टीथ हमारी बक्कल कैविटी में अरेंज रहते हैं और एक डेफिनेट उनके लिए फॉर्मूला है। अगर आपको याद हो तो डेंटल फॉर्मूला जो प्रिस्क्राइब किया गया है ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, और ये अपर और लोअर हाफ जॉ को रिप्रेजेंट करता है। आपका अपर जॉ, उसका हाफ पार्ट, उसके अंदर कैसा अरेंजमेंट है, और लोअर उसका हाफ पार्ट उसको रिप्रेजेंट करता है। और जब इसको आप डबल कर देंगे तो ये 32 नंबर आ जाएगा। टोटल हमारे अंदर इतने टीथ होते हैं। जो चिल्ड्रन हैं उनके अंदर डेंटल फॉर्मूला ये होता है। उनमें लगभग 20 टीथ ऐसे होते हैं जिनको आप आमतौर पर मिल्क टीथ कहते हैं और जो 7-8 साल की एज के अराउंड में पहुंचकर रिप्लेस्ड हो जाते हैं। तो टीथ बक्कल कैविटी में फूड का मास्टिकेशन करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, और वो जो फूड है हमारी बक्कल कैविटी में वो सलेवरी ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है, जिसको सलाइवा कहते हैं, इसके साथ मिक्स हो जाता है। सलाइवा को आमतौर पर आप लार कहते हैं। तो जो सलाइवा है वो एक्चुअली मिक्सचर है सॉल्ट, एंजाइम्स और कई तरह के दूसरे मिनरल्स का, और 90% उसमें वाटर होता है। तो जब भी आप कहते हैं कि आपके मुंह में पानी आ गया है कोई खाना देखकर, किसी फूड को सोचकर या उसकी स्मेल के बाद, तो वो आपका सिलेवरी ग्लैंड्स के एक्टिवेट होने का इंडिकेशन होता है कि आपकी सिलेवरी ग्लैंड्स एक्टिवेट हो गई हैं और उन्होंने सलाइवा का सिक्रीशन शुरू कर दिया है। लगभग 1 लीटर से ज़्यादा सलाइवा एक हेल्दी पर्सन दिन भर में प्रोड्यूस करता है। तो ये सलाइवा जो है, जब फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है, मास्टिकेट कर दिया जाता है इनसाइड बक्कल कैविटी, और वो फूड जो है सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, तो उसके बाद जो एक सेमी सॉलिड टाइप का जो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उसको बोलस कहते हैं। और वो बोलस हमारे नेक के तरफ जो अंदर की तरफ एक हिस्सा है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उसको फेरिंग्स कहते हैं। तो ये फेरिंग्स वाले हिस्से से होकर वो फूड इसोफेगस में पहुंचता है, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं। एक लंबी सी नली होती है ये, और इसकी जो वॉल्स हैं वो बराबर इस तरह से मूव करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं इसको, और उसकी वजह से वो जो बॉल है वो धीमे धीमे आगे बढ़ती जाती है और उसके बाद स्टमक में पहुंचती है। एक बहुत छोटा सा पार्ट है स्टमक, 3 हिस्सों में नॉर्मली डिवाइड रहता है। फंडिक, पाइलोरिक, ये सबसे मेन पार्ट हैं उसके, और कार्डियक, ये 3 पार्ट हैं। फंडिक, पाइलोरिक और कार्डियक। हमारा स्टमक 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, लेकिन जो बफेलो हैं, काव हैं, इनका स्टमक 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। इसीलिए उनको रूमिनेंट्स कहते हैं, क्योंकि रूमेन उनके स्टमक में एक और पार्ट है एक्स्ट्रा जो हमारे अंदर नहीं होता है। तो स्टमक में जब फूड पहुंचता है तो वहाँ पर उसके साथ कुछ एंजाइम्स मिक्स हो जाते हैं। स्टमक की जो वॉल है उस पर बहुत सारी फिंगर लाइक ग्लैंड्स होती हैं, उनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, और वो जो सिक्रीशन अपने अंदर से रिलीज करती हैं उसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। वो फूड के साथ मिक्स होकर और उसमें जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट है, प्रोटीन है, उनका डाइजेशन वो शुरू कर देता है। तो वो डाइजेशन जो शुरू हुआ है वो फाइनलाइज्ड होगा, वो ख़त्म होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में आके। लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पर ये पैंक्रियास और ये लीवर आपको दिख रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। लिवर के लिए याद रखिएगा, लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी ह्यूमन बॉडी की। वहाँ से बाइल जूस सिक्रीट होता है और वो बाइल जूस फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है और वो स्टोर हो जाता है आकर एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको गाल ब्लैडर कहते हैं। पैंक्रियास भी एक ग्लैंड है और वहाँ से पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट डाइजेस्टिव जूस है, और वो स्ट्रॉन्गेस्ट डाइजेस्टिव जूस जो है आगे चलकर हेल्प करेगा डाइजेशन में। तो डाइजेस्टिव जो जूसेस हैं
उनमें स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है, लिवर से बाइल का सिक्रीशन होता है, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक्चुअली वो स्मॉल नहीं होती है, लगभग 6 मीटर से भी ज़्यादा लंबाई होती है, लेकिन उसका डायमीटर बहुत कम होता है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। उसके अंदर भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं और वो जो जूस सिक्रीट करती हैं उसको इंटेस्टाइनल जूस या स्यूकस इंटेरिकस कहते हैं। तो जो पैंक्रियाटिक जूस और जो बाइल जूस है ये भी डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ फूड डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, या ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल में जो मेन साइट है फूड डाइजेशन की, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड पहुंचेगा स्टमक से होकर वो सेमी डाइजेस्टेड होता है, उसका डाइजेशन शुरू हो गया है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो डाइजेशन कंप्लीट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचकर, जहां पर डाइजेशन में इंटेस्टाइनल जूस हेल्प करेगा, पैंक्रियास से आने वाला पैंक्रियाटिक जूस हेल्प करेगा और लिवर से आने वाला बाइल जूस हेल्प करेगा। जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, उसके अंदर 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो इसमें ड्यूडेनम इंटीरियर पार्ट है और इलियम जो है वो उसका पोस्टीरियर पार्ट है। और सारा जो डाइजेशन है, प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, फैट का फाइनल डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा और कार्बोहाइड्रेट का फाइनल डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो एक बार फाइनल डाइजेशन जब हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का, अगर प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड में, अगर फैट का फाइनल डाइजेशन होगा तो वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होगी, कार्बोहाइड्रेट का फाइनल डाइजेशन होगा तो वो शुगर्स में कन्वर्ट होगी। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं आपको, जो कि सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, ये ब्लड के थ्रू सर्कुलेट हो जाएंगे बॉडी में, जिसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और वो ब्लड जो है उन वेसल्स में फिल्ड रहता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास एक जाल के फॉर्म में, एक नेटवर्क के फॉर्म में होती हैं। तो वहाँ से वो न्यूट्रिएंट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से उन ब्लड वेसल्स में जाते हैं और वहाँ से वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जिसको आप कहते हैं वो लार्ज नहीं होती है, 1 मीटर से भी छोटी होती है, लेकिन उसका डायमीटर बहुत होता है, इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और उसमें कोलन और सीकम और रेक्टम, ये 3 मेन पार्ट है। इसमें कोई फूड का डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ जो फूड के अंदर वाटर है उसको रीएब्जॉर्ब करता है, अदरवाइज वहाँ पर जो डाइजेशन के बाद फूड बच गया है वो स्टोर रहता है कुछ देर के लिए रेक्टम वाले पार्ट में ख़ास तौर से, और फिर एनस जो ओपनिंग है उससे वो बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो अगर आप इसको एक स्टेप वाइज मैनर में देखें तो जो होलोजोइक न्यूट्रिशन हमारे अंदर है उसमें पहले आपने फूड ऑब्टेन किया अपने माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी में, इसको इंजेशन कहते हैं। उसके बाद उसका मास्टिकेशन किया, उसको पीसा गया, ग्राइंड किया गया और फिर उसको स्वॉलो किया गया, और फिर स्वॉलो करने के बाद वो स्टमक में पहुंचा जहां पर उसका डाइजेशन शुरू हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हुआ। डाइजेशन के बाद जो फूड बचा उसको लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद कुछ देर स्टोर रखा गया, फिर उसको बाहर रिलीज कर दिया गया इन फॉर्म ऑफ फीसिस, जिसको इजेशन कहते हैं। तो इंजेशन, डाइजेशन और इजेशन, और साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट से जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिले थे आफ्टर डाइजेशन उनको ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू एब्जॉर्ब किया गया और ट्रांसपोर्ट किया गया बॉडी में, ये एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है। तो जो नोट्स आपको इस टॉपिक के मिलेंगे पीडीएफ फाइल की फॉर्म में, उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ पाएंगे। फिलहाल जो आपके लिए पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर, वो आपको उन नोट्स में उन टॉपिक्स के बाद दिए गए हैं। कोशिश करें कि आप उन नोट्स को पढ़ के उन क्वेश्चंस को कर सकें। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर का जो अगला पार्ट है रेस्पिरेशन, उसकी बात करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन की बात करेंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो न्यूट्रिशन वाले पार्ट के बारे में तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अलग से वीडियो बनाऊँ जिसमें आपके लिए डाउट क्लियर भी हो सकें, और अगर कोई आपको नोट्स में प्रॉब्लम आती है तो वो भी मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर सकूं। तो प्लीज़ जुड़े रहिए रेहांस बायोलॉजी से, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।